गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल यांत्रिकी। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, दिस इज़ बेसिकली नॉट एन ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वीडियो, इट इज़ बेसिकली एन रिवीजन वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे क्ले मिनरल्स चैप्टर का, जो कि सॉइल मैकेनिक्स का तीसरा चैप्टर है। तो अगर आप गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने जस्ट लाइक ये चैप्टर पढ़ रखा है पहले से ही, तो आपकी काफ़ी अच्छी रिवीजन हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से और विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। सो आई होप यू विल लाइक दिस सेशन। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो गाइज़, जो क्ले मिनरल्स होता है, ठीक है, मिनरोलॉजिकल कंपोजिशंस होता है, वो एक्चुअली बेसिकली होता है क्या है। तो जो मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन होता है गाइज़, देखो वो क्या होता है, वो बेसिकली इम्पोर्टेंट होता है क्ले सॉइल्स के लिए और फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए। सो अपन पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज़ important for fine grain soils like clay, क्योंकि जो क्ले का साइज़ होता है वो कितना होता है, लेस देन 2 माइक्रोन होता है, ठीक है, 2 माइक्रोन होता है। क्योंकि गाइस जो क्ले मिनरल्स होते हैं वो कोर्स ग्रेन सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको तो हार्डली अफेक्ट करते हैं, उसको इतना इफेक्ट नहीं करते ये जितना फाइन ग्रेन सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट कर देते हैं। तो अपन यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ, अगर आपको जस्ट लाइक ये लिखनी हो तो आप लिख लेना, ठीक है। काफ़ी मतलब अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट है और बेसिकली डिपेंड्स है कि वो बताता है कि मिनरोलॉजिकल जो क्ले मिनरल चैप्टर हैं वो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बस उतना सा डेफिनेशन है। तो मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ ग्रेन हार्डली अफेक्ट द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। तो यानी कि जो मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन होता है वो हार्डली अफेक्ट करता है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए जो मैटर करता है वो उसकी शेप एंड साइज़ ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू इट्स मिनरल, ठीक है। अब देखो, जो मिनरल्स होते हैं, क्ले मिनरल्स होते हैं, इसमें अपन जो डिस्कस करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो क्ले मिनरल्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्ले मिनरल्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट, जो पहला होता है वो होता है अपना टेट्राहेड्रल शीट्स, ठीक है, टेट्राहेड्रल शीट्स। और जो सेकंड होता है वो अपना कौन सा होता है, वो अपना होता है ऑक्टाहेड्रल शीट्स। और इस टेट्राहेड्रल शीट्स को अपन सिलिका शीट्स भी बोलते हैं और इस ऑक्टाहेड्रल शीट्स को अपन एल्यूमिना शीट्स भी बोलते हैं। जो टेट्राहेड्रल शीट्स होती है इसको सिलिका शीट्स की बोलते हैं, क्योंकि जो इसका क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें जो एटम प्रेजेंट, जो कैटाइन प्रेजेंट होता है वो सिलिका प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल शीट्स को एल्यूमिना शीट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो उसका क्रिस्टल लैटिस होता है और उसमें जो कैटाइन प्रेजेंट होता है वो अपना कौन सा प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। अगर अपन इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो टेट्राहेड्रल शीट्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली कुछ इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस टाइप से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। टेट्राहेड्रल शीट्स के जो स्ट्रक्चर होता है उसको रिप्रेजेंट अपन इस टाइप से करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ इस टाइप का होता है। देख लेना गाइस ध्यान से, एग्ज़ाम में स्ट्रक्चर आएगा नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, ठीक है, मैं आपको बना रहा हूँ। ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। इसके कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ कौन सा प्रेजेंट होता है, ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं उसके कॉर्नर पे, ठीक है। और जो अगर अपन इनको कंबाइन करें, इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है यहाँ पर जो एटम प्रेजेंट होता है, अगर अपन इसको कंबाइन करें, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है सिलिका, ठीक है। सिलिका कुछ ऐसे टाइप का, अगर आप इसको 3D में इमेजिन करोगे तो गाइस 3D में एक ऐसे टाइप का बन रहा है, पिरामिड टाइप का बन रहा है, ठीक है, पिरामिड टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और अगर अपन इसको ओवरऑल रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ ऐसे टाइप का, अगर अपन इसको एक साइड से देखेंगे तो ये इसका ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर इसके कॉर्नर पे क्या होंगे, ऑक्साइड्स होंगे, और यहाँ पर इसका क्या होगा, यहाँ पर इसका सिलिका प्रेजेंट होगा, ठीक है। ध्यान रखना गाइस कॉर्नर पे। अगर अपन बात करें
तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑक्टाहेड्रल सीट्स की, एक एक करके उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जो नेट चार्ज होगा इस पे, किस पे, टेट्राहेड्रल सीट्स पे जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, -1 होगा, ठीक है, -1 होगा। और दूसरा ये है कि जो ऑक्सीजन एटम होता है, ठीक है, जो अपना क्या ऑक्सीजन एटम होता है वो शेयर होता है ऑक्सीजन एटम एट द बेस ऑफ टेट्राहेड्रल यूनिट combine to form silica sheets like structure is called silica sheets. Each oxygen atom at the base of tetrahedral is common to 2 unit. मतलब each oxygen atom at the base is combined to कितनी यूनिट के साथ कंबाइन होता है गाइस, 2 यूनिट के साथ कंबाइन होता है। और इस पर जो नेट चार्ज होता है वो कैसा होता है, -1 होता है। और इसका जो आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन होता है ऑफ अदर मेटल, अगर देखो अगर इसमें कोई अदर मेटलिक कैटाइन आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, कि मान लो इस सिलिका कैटाइन को किसी हायर वैलेंसी कैटाइन ने रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्रिस्टल की वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, उसे ही बोला जाता है आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। अब दूसरी जो अपनी यूनिट है दैट इज़ आवर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जिसे अपन एल्यूमिना सीट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स है 6 हाइड्रोक्सिलाइन। अब देखो ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स को वैसे तो अपन अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कुछ ऐसे टाइप की होती है, ठीक है। यहाँ पर एल्यूमिना प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर अपन इसका एक्चुअल डायग्राम बनाएं तो इसका एक्चुअल डायग्राम कुछ ऐसे टाइप का बनेगा। यहाँ पर इसका क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ऑक्साइड्स हाइड्रोक्सिलाइन प्रेजेंट होगा। अगर अपन इसको यहाँ से कंबाइन करें, ठीक है, ऐसे इसके नीचे भी हाइड्रोक्सिलाइन क्या करेगा, ऐसे यहाँ पर नीचे भी क्या होगा, हाइड्रोक्सिलाइन। अब यहाँ पर इसके कॉर्नर पे भी हाइड्रोक्सिलाइन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिलाइन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिलाइन प्रेजेंट है। और ये कैसा, ये भी जस्ट लाइक कि कुछ मतलब कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा ये। और यहाँ पर जो यहाँ पर इसके यहाँ पर क्या कौन सा कैटाइन प्रेजेंट होगा, एल्यूमिनियम प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इस पर जो अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इस पर जो नेट चार्ज होता है, वो इस पर कितना होता है, +1 होता है, ठीक है, +1 इस पर नेट चार्ज होता है। और ईच हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है इसमें ऑक्टाहेड्रल शीट में जो कॉमन होता है 2 प्लेन्स में विथ OH ऑफ 1 यूनिट इज़ कॉमन टू 3 ऑक्टाहेड्रल यूनिट। मतलब यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं जो OH ऑफ 1 यूनिट इज कॉमन टू 3 ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स। तो ये जो स्टेटमेंट है गाइस, ये वाली याद रखना कि जो ईच हाइड्रोक्सिल यूनिट होता है किसका, ऑक्टाहेड्रल यूनिट का, वो कॉमन होता है कितनी यूनिट के बीच में, 3 यूनिट के बीच में। और एक इसका ये स्ट्रक्चर याद रखना कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो यहाँ पर क्या हो, एल्यूमिना और गिबेसाइट सीट व्हेन एटम एट द सेंटर एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट। अगर मान लो यहाँ पर क्या होगा, अब इसको जो ये ऑक्टाहेड्रल शीट की होती है एल्यूमिना सीट को, इसको एल्यूमिना सीट की जगह गिबेसाइट भी सीट बोल देते हैं। कौन सी सीट, गिबेसाइट सीट्स भी बोल देते हैं इसको। अगर मान लो यहाँ पर एल्यूमिनियम ना प्रेजेंट हो के इसके मिड में अगर मान लो मैग्नीशियम प्रेजेंट हो, तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे ब्रूसाइट सीट। तब इसको क्या बोलेंगे, ब्रूसाइट सीट। तो गाइस ये भी ध्यान रखना। अब देखो एक पॉइंट आता है इसी में क्ले मिनरल्स में, अगर मान लो ये जो कैटाइन्स प्रेजेंट हैं इनको अगर कोई हायर वैलेंसी का कैटाइन अगर इनको रिप्लेस कर दें तो क्या होंगे,
इन जो ये जो यहाँ पर अपनी सीट्स हैं या फिर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, इनका केमिकल जो कंपोजिशन है, केमिकल जो बिहेवियर है वो तो सेम रहेगा, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, चेंज हो जाएगी। और हाँ, एक लोअर वैलेंसी के कैटायन को हायर वैलेंसी के कैटायन द्वारा रिप्लेस करना ही क्या कहलाता है, अपना आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो ये बात ध्यान रखना गाइस कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मान लो पूछ ले आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन दैट आई हैव टोल्ड यू। ओके, सो मैं एक बार इसकी जो लैंग्वेज फॉर्म है वो आपको बता देता हूँ। फ्रिक्वेंटली इन द मिनरल लैटिस मेटलिक आयन ऑफ वन काइंड मे बी सब्सटीट्यूटेड बाय अदर मेटलिक आयन्स ऑफ लोअर वैलेंसी बट ऑफ सेम फिजिकल साइज। सच अ सब्सटीट्यूशन इज़ कॉल्ड आइसोमॉर्फस सब्सटीट्यूशन। मतलब यही बात है कि मिनरल लैटिस में मेटलिक आयन ऑफ वन काइंड, अगर एक तरह के मेटलिक आयन को दूसरे किसी मेटलिक आयन द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए जिसका जो सेम साइज़ रहेगा, तो क्या होगा, उस ऑफ सेम साइज विथ फिजिकल सेम साइज़, तो सच सब्सटीट्यूशन, उस टाइप के सब्सटीट्यूशन को क्या बोला जाता है, आइसोमॉर्फस सब्सटीट्यूशन बोला जाता है। इट मे लीड टू डिफरेंट क्ले मिनरल्स विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वो क्या करेगा, डिफरेंट क्ले मिनरल को तरफ लीड करेगा। ठीक है, उससे अपन को जो क्ले मिनरल प्राप्त होगा वो डिफरेंट प्राप्त होगा, और किस जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो भी कैसी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो भी चेंज हो जाएगी। अब देखो, अगर अपन बात करें टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स की, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल्स की अगर हम बात करें, मिनरल्स की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप के क्ले मिनरल हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट, केओलिनाइट, सेकेंड वन इज़ व्हाट, इलाइट, एंड द थर्ड वन इज़ व्हाट, मोंटमोरिलोनाइट। ठीक है, मोरिलोनाइट। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं कि केओलिनाइट क्या होता है। फर्स्ट वन, व्हाट इज़ केओलिनाइट। ठीक है, अब देखो जो केओलिनाइट क्ले मिनरल होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है अपना केओलिनाइट क्ले मिनरल में, अब ये जो क्ले मिनरल होता है केओलिनाइट क्ले मिनरल, ये कैसा मिनरल होता है, 1:1 क्ले मिनरल होता है। 1:1 क्ले मिनरल मतलब क्या है, देखो अगर इसको 1:1 क्ले मिनरल मतलब क्या है कि अब इसी में 1 यूनिट ऑफ एल्यूमिना और 1 यूनिट ऑफ सिलिका के साथ जो कंबाइन होगी वही कंबाइन क्या होगी, इसमें क्या होगा, 1 यूनिट तो एल्यूमिना सीट की होगी और 1 यूनिट क्या होगी, अपने सिलिका सीट्स की होगी। ठीक है, तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं, केओलिनाइट क्ले मिनरल बोल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सिलिका, यहाँ पर क्या होगा, सिलिका, यहाँ पर क्या होगा, एल्यूमिना, यहाँ पर क्या होगा, एल्यूमिना, सेम सिलिका, सेम सिलिका, सेम एल्यूमिना, सेम एल्यूमिना, सॉरी, यहाँ पर आएगा अपना एल्यूमिना, एल्यूमिना, सिलिका और ये सिलिका। अब देखो ये जो प्रोसेस है ये आगे रिपीटेड होता जाएगा, मतलब एल्यूमिना सिलिका, एक सीट एल्यूमिना की, एक सीट उसकी सिलिका की, और इन जो टू एल्यूमिना और सिलिका सीट आपस में जो कंबाइन होती है वो कैसे फोर्स के साथ कंबाइन होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके बीच में। कैसी बॉन्डिंग होती है, ये एक दूसरे के साथ कैसी बॉन्डिंग के साथ अटैच है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड होता है HO2-, O2- तो कहाँ से आ जाएगा, अपना सिलिका सीट से आ जाएगा। ठीक है, ये सिलिका होता है, ये एल्यूमिना होता है। ठीक है, तो जो O2- है वो अपना सिलिका से आ जाएगा, और हाइड्रोक्सिल आयन तो अपना यहाँ पर होता ही है, किसके साथ में, एल्यूमिना सीट्स के साथ में। तो ये जो बॉन्ड होता है इसमें कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और इसीलिए इसमें जो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं इसमें। तो इसी वजह से क्या होता है, ये लीस्ट एक्टिव क्ले मिनरल होता है, लीस्ट एक्टिव क्ले मिनरल। और लीस्ट एक्टिव क्ले मिनरल होने की वजह से इसमें क्या होता है, देयर इज़ काफ़ी लिटिल और नो आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। मतलब या तो इसमें काफ़ी कम आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन होगा या फिर इसमें आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हो रहा है, इट इज़
अब ये जो अपना केओलिनाइट क्ले मिनरल है, ये इस्तेमाल होता है चाइना वेयर के जो अपने चाइना वेयर जो बनते हैं, मतलब जो बर्तन वगैरह बनते हैं चाइना वेयर के, उनमें, और एंटी डाईहाइड्रल मेडिसिन में भी यूज़ होता है। किसमें? एंटी डाईहाइड्रल मेडिसिन में भी यूज़ होता है। तो ये आप याद रखना कि जो केओलिनाइट क्ले मिनरल है वो किस में यूज़ किया जाता है। तो ये कई बार एसएससी और स्टेट लेवल के जेईई एग्ज़ाम्स में आ जाता है। अब एक इसी में आता है, एक आता है इसमें एक टर्म क्या आती है, ये आप नोट करके रखना है। एक टर्म यहाँ पर क्या आती है, एक टर्म आती है यहाँ पर हेलोइसाइट, ठीक है, हेलोइसाइट एक टर्म आती है। तो हेलोइसाइट टर्म क्या है? हेलोइसाइट एक क्ले मिनरल है, किस फॉर्म का? केओलिनाइट क्ले फॉर्म का। तो यहाँ पर क्या है? इट इज़ ए क्ले मिनरल ऑफ केओलिनाइट ग्रुप एंड बेसिक यूनिट आर सेपरेटेड बाय वाटर। मतलब ये जो हेलोइसाइट है ये क्ले मिनरल है किसका? केओलिनाइट ग्रुप का, जिसकी जो बेसिक यूनिट है वो सेपरेट होती है किससे? वाटर से। और जब इसको अपन एयर ड्राई करते हैं, जब अपन इसको ड्राई करते हैं तो ये वापस कन्वर्ट हो जाता है किसमें? केओलिनाइट क्ले मिनरल में, ठीक है, केओलिनाइट ग्रुप में। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस ऑल्सो। तो ध्यान रखना ये जो हेलोसाइट है इसे क्या बोलते हैं, और जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बोली है वो भी ध्यान रखना। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। इट इज़ अ क्ले मिनरल ऑफ केओलिनाइट ग्रुप एंड बेसिक यूनिट are separated by water. Hence when air dry they get converted to केओलिनाइट ग्रुप, ठीक है। तो ध्यान रखना गाइस इसे भी। अब जो दूसरा क्ले मिनरल है जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ आवर सेकेंड जो क्ले मिनरल है, दैट इज़ आवर मोंटमोरिलोनाइट, ठीक है, मोंटमोरिलोनाइट क्ले मिनरल। तो गाइस इसमें क्या होता है, जो मोंटमोरिलोनाइट क्ले मिनरल होता है ये कैसा क्ले मिनरल होता है? इट इज़ 2:1 क्ले मिनरल होता है। 2:1 क्ले मिनरल क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो सिलिका सीड्स होती है, ठीक है, दो तो होती है अपनी सिलिका की सीड्स और एक होती है अपनी इसमें किसमें? एल्यूमिना की सीड्स। कैसे? देखो जो एल्यूमिना की सीड्स होती हैं वो सैंडविच होती है किसमें? देखो इसमें दो तो होती है अपनी सिलिका की सीड्स और एक होती है अपनी तो ये किसकी सीट है? सिलिका की। ये किसकी सीट है? सिलिका की। ये सिलिका की, ये सिलिका की, ये एल्यूमिना की, ये एल्यूमिना की। ठीक है। तो इसमें ये जो सिलिका की सीट है, ये एल्यूमिना, ये एल्यूमिना, ये सिलिका, ये सिलिका। तो दो सिलिका की सीट के बीच में एक एल्यूमिना की सीट क्या होती है? सैंडविच होती है। और इसके अंदर जो फोर्स होता है, जो ये दो सिलिका की सीट होती हैं आपस में कनेक्ट होती है कौन से फोर्स से? वैन डर वाल फोर्स से। किस फोर्स से? वैन डर वाल फोर्स से। और जो वैन डर वाल फोर्स होता है वो गाइस ध्यान रखना है एक वीक फोर्स होता है। क्या होता है? वीक फोर्स होता है। और वीक फोर्स होने की वजह से ही इसमें क्या होता है? क्या होता है इसमें? हाई एक्टिविटी होती है। ठीक है, एक्टिविटी होती है। श्रिंकेज एंड स्वेलिंग के चांसेस सबसे ज़्यादा किसी में होते हैं? तो वो किस में होते हैं? मोंटमोरिलोनाइट में होता है। और इसका जो साइज़ होता है,
साइज जो होता है मोंटमोरिलोनाइट का वो क्या होता है, काफ़ी मिनिमम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर क्ले मिनरल, और जो केओलिनाइट क्ले मिनरल है उसका साइज़ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर क्ले मिनरल, ठीक है। तो जो केओलिनाइट क्ले मिनरल है वो साइज़ में बड़ा होता है, बाकी मोंटमोरिलोनाइट क्या है वो एक्टिविटी में क्या होता है उससे केओलिनाइट क्ले मिनरल से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये मैं आगे डिस्कस करूँगा आपसे। तो ये हाईली एक्टिव होता है। और दूसरा अगर अपन इसकी बात करें तो जो बेंटोनाइट होती है, बेंटोनाइट क्या होती है, एक क्ले होती है जो कि ड्राइव करी जाती है वॉल्केनिक एस होती है, ठीक है, वॉल्केनिक एस से। सो जो बेंटोनाइट में क्या होता है, बेंटोनाइट क्ले में अपना कौन सा क्ले मिनरल प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है मोंटमोरिलोनाइट, ठीक है। गाइस ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि वाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग कैपेसिटी ऑफ बेंटोनाइट क्ले इज़ वेरी हाई। सो ड्यू टू दी किसकी वजह से, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मोंटमोरिलोनाइट क्ले मिनरल, ठीक है, मोंटमोरिलोनाइट क्ले मिनरल की वजह से ही। और एक और क्ले है अपनी कौन सी, ब्लैक कॉटन सॉइल। जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उसकी भी श्रिंकेज एंड स्वेलिंग की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है जस्ट बिकॉज ऑफ क्या, प्रेजेंस ऑफ मोंटमोरिलोनाइट। अब जो दूसरा क्ले मिनरल है, सॉरी तीसरा जो क्ले मिनरल है वो कौन सा है, अपना इलाइट, ठीक है, इलाइट क्ले मिनरल। अगर मैं बात करूं इलाइट क्ले मिनरल की, तो ये जो होता है ये कैसा होता है, 2:1 क्ले मिनरल होता है, 2:1 क्ले मिनरल होता है। मतलब जो इलाइट क्ले मिनरल होता है वो भी कैसा होता है, अपना 2:1 क्ले मिनरल होता है। और अगर अपन उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी किसकी तरह होता है, मोंटमोरिलोनाइट की होता है, मोंटमोरिलोनाइट की तरह ही होता है। लेकिन बस उसमें एक डिफरेंस क्या होता है कि जो मोंटमोरिलोनाइट होता है उसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है और इसमें क्या होता है, पोटाशियम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो गैप प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है। तो ये जो क्या कहते हैं, जो अपना इलाइट क्ले मिनरल है, इट हैज़ ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या है, इट हैज़ सब्सटेंशियल मतलब अगर हम बोलें तो इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट जो आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन होता है। मतलब केओलिनाइट से तो आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होता है, लेकिन मोंटमोरिलोनाइट से एज़ कम्पेयर टू मोंटमोरिलोनाइट आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसमें कम होता है। और पोटाशियम आयन बाइंड्स द 2 नेगेटिवली चार्ज सरफेस ऑफ सिलिका सीड्स। मतलब जो पोटाशियम आयन है वो क्या करता है, 2 नेगेटिवली चार्ज इस सिलिका सीड्स को और इस सिलिका सीड्स को, 2 नेगेटिवली चार्ज सिलिका सीड्स को आपस में क्या करता है, बाइंड करके बांध के रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो बॉन्डिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, पोटाशियम, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं पोटाशियम आयन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से क्या होते हैं, वो आपस में कंबाइन होते हैं। और हेक्सागोनल होल्स इन द सिलिका सीड इज़ ऑक्यूपाइड बाय पोटाशियम आयन। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली डिस्कस करा था कि जो सिलिका सीड्स होती है, इसके बेस में क्या होते हैं, बेस व्हेन अगर मान लो काफ़ी सारी, अगर मान लो 6 ऑक्टा सिलिका सीड्स आपस में कंबाइन हो रही है, तो इसके बेस में जो अपनी ओपनिंग बनती है वो कौन सी बनती है, हेक्सागोनल ओपनिंग बनती है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये सिलिका सीड्स है, एक ये सिलिका सीट है, एक ये सिलिका सीड्स हैं, एक ये सिलिका सीड्स हैं, तो एक ये सिलिका सीड्स है, ये सिलिका सीड्स हैं। तो ये जब सारी 6 सिलिका सीड्स आपस में कंबाइन करेंगे तो जो इसके बेस में ओपनिंग बनती है वो कैसी बनती है, हेक्सागोनल ओपनिंग बनती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बेस में जो ओपनिंग बनती है वो कैसी ओपनिंग बनती है, हेक्सागोनल ओपनिंग बनती है। तो जो पोटाशियम आयन होते हैं बाइंड द 2 नेगेटिवली चार्ज सरफेस हेक्सागोनल होल्स इन द सिलिका सीट इज ऑक्यूपाइड बाय द पोटाशियम आयन, ठीक है। तो जो हेक्सागोनल ओपनिंग होती है एट द बेस ऑफ किसके, सिलिका सीट्स के, वो ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है किसके द्वारा, पोटाशियम आयन के द्वारा, ठीक है। लेसर एक्टिव होता है वाइल मोंटमोरिलोनाइट। अब इसमें देखो एक टेबल बनती है, मैं अगर टेबल बनाऊँ तो एक टेबल बनेगी, ध्यान रखना वो टेबल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। तो एक कंक्लूसिव ये टेबल बना रहा हूँ जो मैं अपन ने अभी तक पढ़ा है उन सब के बारे में, ठीक है। ये कंक्लूसिव टेबल है। तो अगर अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा अपना बेसिकली क्ले मिनरल। अब देखो अपने 3 क्ले मिनरल थे। फर्स्ट तो था केओलिनाइट, सेकंड था इलाइट एंड द लास्ट वन इज व्हाट, मोंटमोरिलोनाइट, ठीक है। अगर बात करें इनके साइज की, इनकी प्लास्टिसिटी की, इनकी ड्राई स्ट्रेंथ की और इनकी एक्टिविटी की, ठीक है। यहाँ पर क्या है, साइज़, यहाँ पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स, यहाँ पर ड्राई स्ट्रेंथ और यहाँ पर इनकी क्या है, एक्टिविटी। तो अगर अपन बात करें केओलिनाइट का, तो केओलिनाइट का साइज़ क्या होता है, मैक्सिमम होता है, बाकी सब इसका क्या होता है, मिनिमम होता है। इसकी प्लास्टिसिटी भी मिनिमम रहेगी, इसकी ड्राई स्ट्रेंथ भी मिनिमम रहेगी, इसकी एक्टिविटी भी मिनिमम रहेगी। तो अगर मान लो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि ड्राई स्ट्रेंथ ऑफ केओलिनाइट क्ले मिनरल, तो क्या कहेंगे अपन, मिनिमम रहेगी एज़ कम्पेयर टू मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट, ठीक है। अब इलाइट का क्या है, इलाइट का याद रखने का तरीका क्या है कि इसका सब कुछ ही इंटरमीडिएट रहेगा। इसके जो ये साइज़ है वो भी इंटरमीडिएट रहेगा, इसकी जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो भी इंटरमीडिएट रहेगी, इसकी ड्राई स्ट्रेंथ है वो भी इंटरमीडिएट रहेगी और इसकी जो एक्टिविटी है वो भी इंटरमीडिएट रहेगी। और अगर बात करें अपन मोंटमोरिलोनाइट का, तो मोंटमोरिलोनाइट का क्या रहेगा, सब कुछ जो इसका साइज़ है वो मिनिमम रहेगा। ये क्या है, मिनिमम रहेगा। इसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। इसकी ड्राई स्ट्रेंथ क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। और इसकी एक्टिविटी भी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। एक्टिविटी इसकी मैक्सिमम रहेगी तभी तो क्या होगी, इसमें जो श्रिंकेज एंड स्वेलिंग के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब एक और बात करते हैं अपन, क्या, क्ले वाटर रिलेशनशिप की, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है यहाँ पर। अब देखो क्ले वाटर रिलेशनशिप्स की। अब देखो ये क्ले वाटर रिलेशनशिप होता क्या है एक्चुअली देखा जाए तो जो अपना क्या कहते हैं वाटर है वो सबसे ज़्यादा अटैच अगर किसी सॉइल से रहता है तो वो अपनी क्ले से ही क्या होता है, जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो क्ले की क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सॉइल, एज़ कम्पेयर टू सैंड, सिल्ट और ग्रेवल। सो वाई क्ले हैज़ ग्रेटर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू अदर सॉइल, बिकॉज वाटर जो क्ले होता है, क्ले का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, डाइपोल इन नेचर होता है। मतलब क्ले को जो, अगर मान लो ये क्या है, ये क्ले का कोई पार्टिकल है और इसकी सरफेस पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती है। क्ले कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती है। और जो अपना वाटर होता है, वाटर कैसा होता है, वाटर अपना डाइपोल इन नेचर होता है। मतलब यहाँ पर इस पर डेल्टा नेगेटिव आयन और यहाँ पर इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर भी इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, मतलब डाइपोल इन नेचर होता है। सॉरी, डेल्टा पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वाटर का अपन सिंबल देखें तो H2 होता है, तो यहाँ पर H+, यहाँ पर H+ और यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस, ठीक है। तो इसका एस डाइपोल इन नेचर होता है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं इस क्ले की सरफेस है उससे। तो इसीलिए अपन ये कह सकते हैं कि जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो क्ले की ज़्यादा होती है। अब देखो द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ क्ले इज़ मेनली ड्यू टू, अब देखो जो क्ले होती है, क्ले की सरफेस पे ये जो नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है वो मेनली ड्यू टू कुछ किस वजह से प्रेजेंट होता है। एक तो क्या होता है, इस पर आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन होता है, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन की वजह से प्रेजेंट होता है। आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन मतलब जो अपना जो कैटाइन वगैरह प्रेजेंट होते हैं, मतलब हायर वैलेंसी के कैटाइन ने लोअर वैलेंसी के कैटाइन को रिप्लेस कर दिया, इसकी वजह से। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन रेडिकल्स, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन और OH- आयन रेडिकल्स, ठीक है। गाइस ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
तो ध्यान रखना, क्योंकि गेट और आईएएस के एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जो क्ले के जो पार्टिकल्स होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है, ऑन चार्ज ऑन द क्ले सरफेस इज मेनली ड्यू टू, वहाँ पर ऑप्शन दे देगा कि आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्सिलमाइन, और तीसरा दे देगा एज ब्रेकेज, और चौथा कोई और इनके कंपैरिजन में कोई और अदर ऑप्शन दे देगा। तो आपको मतलब वहाँ पर ये तीनों मतलब जो है पॉइंट याद होने चाहिए कि जो क्ले मिनरल होता है, क्ले का जो पार्टिकल होता है उस पर चार्जेस किस किस वजह से होता है। अब देखो आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन तो कहाँ पर होगा, इसकी सरफेस पे हो सकता है, ठीक है। अब जो डिसोशिएशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, अब देखो हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है, या फिर यहाँ से ये अगर डिसोशिएट हो गई तो ये यहाँ पर क्या होगा, अब इस पर जो चार्ज होगा वो दो पार्टिकल, जस्ट लाइक मैग्नेटिक इफेक्ट की तरह होगा। तो ये डिसोशिएशन ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल, क्योंकि क्ले पार्टिकल जब डिसोशिएट होगा तो ये क्या होगा, एक अपना दूसरा क्ले पार्टिकल का जस्ट लाइक कि सिमिलर टू दिस बिहेवियर अपना अलग पार्टिकल बना लेगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। और तीसरा क्या होगा, तीसरा है अपना एज ब्रेकेज। एज ब्रेकेज मतलब यही है जो है एज ब्रेकेज है, डिसोशिएशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन समथिंग, ठीक है। अब द जनरल मैकेनिज्म ऑफ क्ले वाटर इंटरेक्शंस आर, अब देखो जो क्ले और वाटर की इंटरेक्शन होती है उसका कुछ मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या होती है, मतलब वाटर किस तरीके से इंटरेक्ट करता है क्ले के साथ में, ठीक है। तो अपन जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ क्ले वाटर इंटरेक्शन। अब देखो क्ले वाटर के साथ इंटरेक्ट होती है तो उसके मैकेनिज्म में क्या है, फर्स्ट तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कैसे होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिव फेस ऑफ द क्ले सरफेस एंड पॉजिटिव फेस ऑफ वाटर डाइपोल। तो ये कैसे होगा, नेगेटिव फेस मतलब ये क्ले है, ठीक है, क्ले की सरफेस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और जो वाटर डाइपोल है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा अपना ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस, तो इनकी वजह से क्या होगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है अपना कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ वाटर टू क्ले सरफेस ड्यू टू थ्रो पॉजिटिव चार्ज कैटाइंस। अब दूसरा क्या हो सकता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटाइंस, ठीक है, क्योंकि कैटाइंस क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम कैटाइंस किस में, वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, उनकी वजह से भी क्या होता है, जो ये कैटाइन और कैटाइंस की प्रेजेंस की वजह से वो अटैच हो सकते हैं क्ले पार्टिकल के साथ में। और तीसरा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस पे भी आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो वाटर क्ले के साथ में इंटरेक्ट होता है तो वो किस किस वजह से होता है। तो उसमें ऑप्शन दे देगा कि आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटाइन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके साथ में कोई अदर ऑप्शन दे देगा, उसमें दे देगा कि आपके जस्ट लाइक कि आयनिक बॉन्डिंग और एनी अदर बॉन्डिंग। सो यू हैव टू चूज़ द करेक्ट, और केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। सो यू हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन सो दैट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। सो अब देखो, अब अगर अपन बात करें तो ये मान लो एक क्या है, ये कोई क्ले की लेयर है, ठीक है, क्ले की लेयर है। तो यहाँ पर क्या है, इस क्ले की लेयर पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये क्या है, इस क्ले की लेयर पे नेगेटिव चार्ज, ये अपनी क्या है, ये अपनी क्ले है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वाटर। अब वाटर जो अटैच होता है इस क्ले की लेयर के साथ में, वो एक तो होगा वाटर डाइपोल के नेचर की वजह से, जैसे कि मान लो ये पॉजिटिव वाला पार्ट वाटर का यहाँ पर आ गया, नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पर, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट वाटर का यहाँ पर, नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर क्या, कैटाइन की वजह से, ये पॉजिटिव कैटाइन, जैसे मान लो कैल्शियम का कैटाइन आ गया, किसी और का कैटाइन आ गया, और ये वाटर का जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला पार्ट है वो यहाँ पर, ठीक है, वाटर डाइपोल यहाँ पर भी बन जाएगा। अब ये जो है ये यहाँ पर चलता रहेगा, ठीक है, ये जो है ये ऐसे ही,
और यहाँ पर H2O प्रेजेंट होगा, तो वो क्या करेगा, वो इस वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, उसकी वजह से भी अटैच होगा। अब देखो ये क्या है, अगर ये जो है ये वाटर की क्या है, ये मान लिया अपन ने वाटर की फर्स्ट लेयर है। ठीक है, ये मान लिया अपन ने वाटर की फर्स्ट लेयर है। ठीक है, फर्स्ट लेयर है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे अपन बोलते हैं एडजॉर्ब्ड लेयर। एडजॉर्ब्ड लेयर जो क्या है, काफ़ी टाइटली अटैच्ड है। ये जो लेयर है ये क्या है, काफ़ी टाइटली अटैच्ड है क्ले के साथ में। और इसे अपन एक और बोलते हैं, इसे अपन रिजिड लेयर भी बोलते हैं, रिजिड लेयर भी बोलते हैं। और जो दूसरी लेयर है, दूसरी लेयर को अपन बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। ठीक है, डिफ्यूज लेयर जो कि क्या होती है, लेस ओरिएंटेड होती है विथ वाटर के साथ में। ठीक है, ये जो लेयर है ये वही वाटर के पार्टिकल। ठीक है, तो ये जो है ये अपनी कौन सी है, ये अपनी डिफ्यूज लेयर है। डिफ्यूज लेयर, और इसे क्या बोलते हैं, ये क्या है, लेस ओरिएंटेड लेयर भी है। और इसके बाद में जो रिमेनिंग बची उसे बोल दिया अपन ने फ्री वाटर। और देखो जो एडजॉर्ब्ड लेयर है और जो डिफ्यूज लेयर है वो कंबाइनली बनाती है अपनी कौन सी, डबल डिफ्यूज लेयर। मतलब एडजॉर्ब्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर को मिलाकर क्या बनती है, अपनी डबल डिफ्यूज लेयर बनती है। कौन सी लेयर बनती है अपनी, डबल डिफ्यूज लेयर बनती है। किसको, एडजॉर्ब्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर को मिलाकर अपनी जो लेयर बनती है वो कौन सी बनती है, अपनी डबल डिफ्यूज लेयर बनती है। ठीक है गाइस, अब अपन बात करते हैं इस डबल डिफ्यूज लेयर के बारे में। ठीक है, अपन बात करेंगे कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं डबल डिफ्यूज लेयर की, तो अपन उसी के बारे में बात करेंगे, डबल डिफ्यूज्ड लेयर। ठीक है, डबल डिफ्यूज लेयर की तो जो पहली लेयर होती है, देखो पहली लेयर में जो इसकी थिकनेस होती है वो लगभग बराबर होती है अपनी 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है, जो वाटर अटैच्ड होता है ऑन टू द फर्स्ट लेयर और दैट इज़ रिजिड लेयर, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अप टू दी 10 एंगस्ट्रॉम थिक, और ये इतनी थिक होती हैं। तो हीटिंग द सॉइल इन अवन एट 105 to 110 डिग्री सेल्सियस विल नॉट रिमूव द एडजॉर्ब लेयर। अगर मान लो अपन क्या करेंगे, जो अपनी एडजॉर्ब लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है, अपनी एडजॉर्ब लेयर होती है, अगर मान लो इसको हीट कर दिया अपन ने, इस जो सॉइल है क्ले, अपन मान लो फील्ड से अपन कोई क्ले सैंपल लाए, उसको अपन ने क्या करा, अवन में हीट करा, कितना 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका जो डिफ्यूज लेयर वाटर है वो तो क्या होगा, डिफ्यूज लेयर वाटर, डिफ्यूज लेयर वाटर और एंड फ्री वाटर will remove but adsorbed layer water will not रिमूव। मतलब एडजॉर्ब लेयर वाटर का अगर मान लो ओवन में अपन ने सॉइल सैंपल को 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पर हीट करा, तो इसका जो डबल डिफ्यूज लेयर वाटर है और फ्री वाटर है वो तो इसका रिमूव हो जाएगा, वो ड्राई मतलब इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन जो अपना एडजॉर्ब लेयर वाटर है वो रिमूव नहीं होगा। लेकिन मान लो, अगर मान ले इस अपन ने इसको क्या करा, इफ़ वी हैव हीटेड दिस soil sample
more than 110 degree Celsius, then even adsorbed water layer will also removed। मतलब मान लो अपन ने इसको और ज़्यादा हीट करा तो इसका एडजॉर्ब वाटर भी रिमूव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो रिमूव नहीं होगा, रिमूव हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अपन को जो सॉइल सैंपल है उसको काफ़ी ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अपन को उसको रिमूव ही क्यों करना है, क्योंकि वो जस्ट लाइक कि क्ले में जो अपना एडजॉर्ब लेयर जो वाटर होता है वो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सॉइल, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं, जो अपन ने ये तो बात कर ही ली कि जो फर्स्ट लेयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती है, ओरिएंटेड होती है, और जो सेकंड लेयर होती है वो काफ़ी लेस ओरिएंटेड लेयर होती है, ठीक है। अब उसके बाद में इसकी बात करते हैं, द थिकनेस ऑफ द डबल डिफ्यूज लेयर डिपेंड्स मेनली ऑन। तो यहाँ पर एक पॉइंट बात कर देते हैं, थिकनेस ऑफ द डबल डिफ्यूज लेयर विल डिपेंड्स अपॉन। तो आप ये तीनों पॉइंट याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डबल डिफ्यूज लेयर है उसकी थिकनेस किस किस पॉइंट पे डिपेंड करती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो जो फर्स्ट है वो तो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन, और दूसरा क्या है, वैलेंसी ऑफ कैटाइन, और तीसरा क्या है, टेम्परेचर। अब देखो वैलेंसी और कंसंट्रेशन, अगर मान लो कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी तो थिकनेस ऑफ दी जो डबल डिफ्यूज लेयर है वो काफ़ी कम होगी। कंसंट्रेशन ज़्यादा और वैलेंसी ज़्यादा होने की वजह से क्या मतलब थिकनेस कम क्यों रहेगी, ये देखो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब देखो जो अपना क्या है, ये तो था अपना क्ले वाला, क्ले पार्टिकल, ठीक है। ये तो क्या थी, अपनी क्ले की लेयर थी, और यहाँ पर क्या था, अपना वाटर अटैच था ड्यू टू दी वाटर डाइपोल और कैटाइन की वजह से, ठीक है, और एज ब्रेकिंग की वजह से वाटर क्या था, इस पर अटैच था, ठीक है, अटैच था। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर मान लो अपनी कैटाइन की कंसंट्रेशन, अगर मान लो यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन अगर बढ़ेगी तो जो अपनी थिकनेस है वो क्या होगी, घटेगी। अब घटेगी क्यों, क्योंकि मान लो कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, तो ये क्या होगी, जो अपनी लेयर है वो काफ़ी वाटर की लेयर वो काफ़ी टाइटली इसके साथ अटैच्ड होगी। अगर मान लो काफ़ी टाइटली इसके साथ अटैच होगी, अगर मान लो कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन इसमें तो क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर मान लो कंसंट्रेशन क्या होगी, ये दूसरा केस बता रहा हूँ, कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। और ये जो है ये मेरा केस फर्स्ट है, ये जो है ये मेरा केस सेकंड है, ठीक है। ये वही क्ले, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पर कम है। तो जो वाटर की जो ओरिएंटेशन होगी वो काफ़ी मतलब खुला ही, मतलब काफ़ी दूर दूर तक इससे अटैच्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर तो क्या होगा, काफ़ी टाइटली इस क्ले के साथ में अटैच होगा, और यहाँ पर काफ़ी लूजली इस क्ले के साथ अटैच होगा। तो लूजली जब अटैच होगा तो इसकी थिकनेस क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, और इसकी थिकनेस कम रहेगी। तो इसी वजह से जब कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन ज़्यादा होगी तो जो थिकनेस ऑफ द लेयर है वो कम रहेगी। इसी तरीके से जो वैलेंसी है, हायर वैलेंसी का कैटाइन कोई कैटाइन अगर इस क्ले के साथ में अटैच होगा तब भी क्या होगी, इसकी जो थिकनेस है वो कम होगी। तो मतलब क्या कह देते हैं, वैलेंसी ऑफ कैटाइन अगर इंक्रीज होगी तो थिकनेस ऑफ द डबल डिफ्यूज लेयर वो क्या होगी, कम होगी। सॉरी गाइस, थिकनेस ऑफ डबल डिफ्यूज लेयर क्या होगी, कम होगी। अब तीसरा जो है टेम्परेचर का क्या सीन है कि इफ़ टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो थिकनेस ऑफ डबल डिफ्यूज लेयर वो भी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो थिकनेस ऑफ डबल डिफ्यूज लेयर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, अपना वाटर क्या होगा, इवेपरेट हो जाएगा, ठीक है। इवेपरेट हो जाएगा तो क्या होगी, उस पर जो उसकी थिकनेस होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे याद रखना गाइस कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन बढ़ेगी तो क्या होगी, अपनी थिकनेस कम होगी, वैलेंसी ऑफ कैटाइन बढ़ेगी तो क्या होगी, थिकनेस कम होगी। अब देखो क्या होगा,
अगर मान लो थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर, इफ थिकनेस ऑफ द लेयर इज मोर द रिपल्सिव फोर्स वुड बी मोर। मतलब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इफ थिकनेस ऑफ क्ले मिनरल इज मोर repulsive force would be more। अब देखो ये अगर मान लो थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर अगर ज़्यादा होगी तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा कैसे होगा। जैसे कि गाइस मैंने अभी आपको बताया कि अगर थिकनेस ऑफ द क्ले मिनरल, अगर मान लो कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन ज़्यादा रहेगी, कंसंट्रेशन, दो केस बताए थे ना मैंने यहाँ पर आपको, अगर कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन क्या रहेगी, अगर ज़्यादा रहेगी तो क्या होंगे, काफ़ी टाइटली इसके साथ अटैच रहेंगे, और काफ़ी ज़्यादा टाइटली इसके साथ अटैच रहेंगे तो यहाँ पर जो थिकनेस रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी, और यहाँ पर जो थिकनेस रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। अगर मान लो यहाँ पर थिकनेस ज़्यादा क्यों है, हम यहाँ पर एक एज्यूम करते हैं, अपन ये केस एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो अभी भी इस क्ले पर क्या है, वो नेगेटिव ही है। क्यों? क्योंकि इसकी थिकनेस तो ज़्यादा ही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैटाइन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी इसीलिए इसकी थिकनेस कम थी। कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन की यहाँ पर इतनी ज़्यादा आ गई कि यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज थे, इन पॉजिटिव चार्ज ने इन नेगेटिव चार्ज को, जो यहाँ पर इस साइड पे प्रेजेंट है, ये जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इन नेगेटिव चार्ज को इन पॉजिटिव चार्ज ने क्या कर दिया, इन पॉजिटिव चार्ज ने क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया। तो ओवरकम कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर जो पॉजिटिव की कंसंट्रेशन थी वो ज़्यादा होगी नेगेटिव से। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज तो हैं, उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, लेकिन उनकी पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को ओवरकम नहीं कर पाए। तो ओवरकम नहीं कर पाए तो एक तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर थिकनेस ज़्यादा हो गई, थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर ज़्यादा होगी क्योंकि पार्टिकल क्या है, पार्टिकल काफ़ी दूर दूर अटैच हैं। और दूसरा क्या हो गया, यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो भी क्या रह गया, नेगेटिव रह गया, क्योंकि ये पॉजिटिव वाले इस नेगेटिव वाले को ओवरकम ही नहीं कर पाए। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इफ़ द थिकनेस ऑफ द क्ले मिनरल इज मोर, रिपल्सिव फोर्स वुड बी मोर। और रिपल्सिव फोर्स, और अगर इफ net force between the clay particle is repulsive, we will have dispersed structure. So if net force on the clay particle is repulsive, we would have कैसे टाइप का स्ट्रक्चर होगा गाइस अपने पास, डिस्पर्स्ड। कैसे टाइप का स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। और दूसरी अगर बात करें, इफ थिकनेस, अब इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, अगर थिकनेस ऑफ द क्ले मिनरल कम रहेगी तो जो थिकनेस ऑफ द क्ले मिनरल इज लेस, यहाँ पर मोर की जगह क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव की जगह क्या आ जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स वुड बी मोर। एंड इफ नेट फोर्स ऑन द क्ले पार्टिकल इज, यहाँ पर रिपल्सिव की जगह क्या आ जाएगा, अट्रैक्टिव। एंड वी वुड हैव क्या, डिस्पर्स की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, फ्लॉकुलेटेड। कौन सा स्ट्रक्चर, फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस, ध्यान रखना। अब देखो डिस्पर्स स्ट्रक्चर और फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं अगर आपको डायग्राम की मदद से समझाऊं तो देखो डिस्पर्स स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो पार्टिकल होंगे काफ़ी वेल अरेंज्ड होंगे। ठीक है, ये मान लो ये कोई क्ले का पार्टिकल है, ठीक है, ये भी क्ले का पार्टिकल है, ठीक है, ये भी क्ले का पार्टिकल है, ये भी क्ले का पार्टिकल है। तो जो डिस्पर्स स्ट्रक्चर होगा उसमें जो इंटरेक्शन होगी बिटवीन क्ले टू क्ले वो कैसी होगी, वो ये नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ क्ले, ये नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ क्ले, ये नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ क्ले, ये नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ क्ले। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो डिस्पर्स, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये है अपना डिस्पर्स्ड
स्ट्रक्चर इसमें कैसी होती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। फेस टू फेस क्या होता है, इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू क्ले पार्टिकल। अब अगर अपन बात करें फ्लॉकुलेटेड की, तो फ्लॉकुलेटेड में क्या होता है, जनरली एज टू फेस इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ये क्ले पार्टिकल है, ठीक है, ऐसे जुड़ते जुड़ते ऐसा इंटरेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज रहता है वो क्या हो जाता है, ये नेगेटिव रहता है, ये नेगेटिव रहता है। और हमें पता है कि यहाँ पर कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसमें कैसा हो जाता है, इसमें हो जाता है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर है, फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर। और एज टू फेस इंटरेक्शन हो जाती है। इसमें कैसी इंटरेक्शन होती है, एज टू फेस इंटरेक्शन होती है। तो गाइस एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो अपना फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है, फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर में वॉइड रेशियो ज़्यादा होता है और इसकी शेयर स्ट्रेंथ, वॉइड रेशियो तो इसमें ज़्यादा होता ही है और इसकी शेयर स्ट्रेंथ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डिस्पर्स स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखना गाइस, ऑब्जेक्टिव में कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है जेई और एई एग्ज़ाम में, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में, कि इफ़ डिस्पर्स स्ट्रक्चर, यू हैव डिस्पर्स स्ट्रक्चर, देन इट्स वॉइड रेशियो विल बी मोर और लेस एज कम्पेयर टू व्हाट फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर। सो ऑप्शन में आपको चूज, ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब देखो ये फ्लॉकुलेटेड और डिस्पर्स स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड होता है। अब देखो जैसे अपना जो अपनी क्या थी, जो अपनी थिकनेस ऑफ द डबल डिफ्यूज़ लेयर थी, अब अपनी थिकनेस ऑफ डबल डिफ्यूज़ लेयर थी वो डिपेंड करती थी किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन पे, वैलेंसी ऑफ कैटाइन पे एंड टेम्परेचर पे। सो इसी तरीके से अपन कह सकें कि जो शेप ऑफ द स्ट्रक्चर है, मतलब डिस्पर्स स्ट्रक्चर रख जाएगा या फिर फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर रहेगा, शेप ऑफ दिस क्ले, शेप ऑफ क्ले स्ट्रक्चर मतलब वो फ्लॉकुलेटेड रहेगा या डिस्पर्स रहेगा, विल डिपेंड्स अपॉन व्हाट, फर्स्ट वन इज व्हाट, concentration of cation, second one is what, valency of cation, and the third one is what, temperature. Third one is what guys, temperature. ठीक है, so अब देखो एक और चीज़ याद रखना कि जो मरीन क्ले होती है, मरीन क्ले का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लॉकुलेटेड होता है। फ्लॉकुलेटेड क्यों होता है, क्योंकि जो मरीन जो वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जो सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम वगैरह, वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से वहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अपने किस में, लैकुस्ट्राइन या रिवर्स में जो सॉइल पाई जाती है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं क्या कि जो मरीन क्ले होती है, मरीन क्ले हैव, मरीन क्ले मतलब जो अपने समुद्र वगैरह में पाई जाती है, फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन्स एंड व्हाट, लैकुस्ट्राइन क्ले हैव what, dispersed। गाइस ये जो मतलब पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये सब ध्यान रखना, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्ट इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला दैट आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, एंड सोडियम क्ले कैन बी ऑब्जर्व मोर वाटर दैन कैल्शियम क्ले। अब देखो जो सोडियम है, सोडियम की जो वैलेंसी है
वैलेंसी जो है सोडियम की वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम पे जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, सोडियम पे क्या होती है +1 होती है। तो इसी वजह से जो थिकनेस होती है, थिकनेस ऑफ डबल डिफ्यूज लेयर, वो क्या होती है सोडियम क्ले की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू थिकनेस ऑफ व्हाट कैल्शियम क्ले। तो इसी वजह से अपन क्या कह सकते हैं कि जो सोडियम क्ले जो है, सोडियम क्ले कैन एब्जॉर्ब मोर वाटर देन कैल्शियम क्ले। सो बिकॉज ऑफ डबल डिफ्यूज लेयर क्या सोडियम के केस में क्या होती है ज़्यादा होती है, बिकॉज डबल डिफ्यूज लेयर ऑफ सोडियम क्ले इज़ मोर देन कैल्शियम क्ले। तो इसीलिए अपन क्या कह सकते हैं कि लिक्विड लिमिट ऑफ सोडियम क्ले विल बी मोर एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम क्ले। तो लिक्विड लिमिट ऑफ सोडियम क्ले क्या होती है ज़्यादा होती है। तो इसीलिए अपन जब भी लाइम स्टेबलाइजेशन करते हैं सोडियम क्ले के केस में, तो अपन किसका यूज़ करते हैं, अपन कैल्शियम का यूज़ करते हैं। तो याद रखना गाइज ये पॉइंट भी कि लाइम स्टेबलाइजेशन में अगर मान लो किसी सॉइल में सोडियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, तो अपन उसको स्टेबलाइज करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, लाइम स्टेबलाइजेशन यूज़ करेंगे, कैल्शियम ऐड कर देंगे उस सॉइल में। So thank you guys for watching this video. If you think that these content will be very helpful to you, then please hit the like button and also subscribe to my channel for future update, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए इसी तरीके से गेट और IAS के रिविज़न के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो बनाता रहूँगा। सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर आपकी मतलब गेट और IAS में आपका जो जज्बा है और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, तो आई होप यू विल गेट अ गुड रैंक इन योर फ्यूचर गेट एंड IAS एग्जामिनेशन। So bye bye guys.